Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of class 9th, I am Professor Chanchizad, the Department of Pakistan Studies. Beta, in the previous lecture we discussed about the CR formula, and in the CR formula, when we discussed, then I told you about what kind of the initiative which were taken immediately by the Congress. Gandhi was going to backside of the park, कैद कर दिया गया इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट हुई तो उसका ड्रॉप सीन हो गया, गांधी को कैद कर लिया गया। गांधी ने जो है वो राजगोपाल आचार्य जो थे, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, जो कि एक बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक थे, उनको यूटिलाइज किया और कहा कि कायदे-ए-आज़म को आप इन पॉइंट्स पर एग्री कर लें। वो पॉइंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में लिखवाए, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, इट वॉज दैट कि वो बहुत अहम टॉपिक है CR फार्मूला। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप पिछले 5 सालों के या 3-4 सालों के पेपर्स उठा के देख लें तो किसी भी पेपर में CR फार्मूला नहीं आया। तो वो टॉपिक जो नहीं आते वो ज़्यादा हॉट फेवरेट टॉपिक होते हैं, जैसे कि CR फार्मूला है। एंड टुडे वी डिस्कस द शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस आज डिस्कस करेंगे। और इसको रिबन प्लान भी कहा जाता है। अब आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान का आपने सबसे पहले जो मेन पॉइंट याद रखना है वो रखना है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन प्लान। फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। अब कांग्रेस प्रेशराइज दी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। किस बुनियाद पर? कि जितना जल्दी हो सकता है वो इंडिया को छोड़कर अपनी पावर्स को, मेजॉरिटी पार्टी को अपनी पावर्स सौंप कर यहाँ से चले जाए, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस। और इसलिए गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की। और ही आस्क्ड द पीपल टू बायकॉट द कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। इसलिए उन्होंने लोगों को ये भी कहा कि वो ऑफिसेज और कोर्ट्स का बायकॉट कर दें, यानी कि कोर्ट्स के ऑर्डर्स को जो है वो बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिसेज जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनकी तरफ से जो ऑर्डर्स आए, शो ऑफ पावर्स वाज, ठीक है, डेमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द मीटिंग्स एंड प्रोसेशन। और उन्होंने एक अहम जो काम किया वो ये किया कि उन्होंने कहा कि अपनी पावर को शो करें। किसके ज़रिए? मीटिंग्स के ज़रिए और प्रोसेशन, यानी जहाँ मौका मिले मीटिंग्स करें और जहाँ मौका मिले प्रोसेशन करें। यानी कि इस शिमला कॉन्फ्रेंस में मीटिंग और प्रोसेशन की वजह से, यानी जलसों और जो मीटिंग्स हैं, राब्ते हैं, उनके ज़रिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज टर्निंग इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है एंड इट्स एलाइज, इनके हक में द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज टर्निंग इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश एंड इट एलाइज। उनकी इत्तेहादी फौजों और इत्तेहादी जो ममालिक हैं उनकी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अब झुकाव इंग्लैंड की तरफ हो गया। सीइंग द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, हालातों का क्या तब्दील होना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ट्राई टू जॉइन द मुस्लिम लीग इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रेशर। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया ताकि गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डाला जा सके, ठीक है। और इसके लिए गांधी इनवाइटेड कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह टू जॉइन द कलेक्टिव स्ट्रगल, but he was intelligent and foresighted enough to be trapped. इसलिए जब उन्होंने इनको ज्वाइन करने के लिए कहा तो कायद-ए-आज़म बहुत
अक्लमंद और ज़हीन इंसान थे, उन्होंने इनकी चालबाजी और अपनी दूर अंदेशी की मदद से और ट्रैप होने से अपने आप को बचाया। और उन्होंने ये कहा टू रिफ्यूज़ द कंसिडर फार्मूला एंड देन क्रिएशन एंड आगे देन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि आप इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि सिर्फ पाकिस्तान बनने की सूरत में ही ये मसला हल हो सकता है, इसके अलावा और किसी सूरत में भी। क्योंकि जनाब गांधी टॉक में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जब हम लोग रिप्लाई देखते हैं तो उस रिप्लाई में भी हमें वाज़ेह तौर पे इस बात का अंदाज़ा होता है कि कायद-ए-आज़म को ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर और हिंदूज़ के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा था। तो इसलिए भी अब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, और कन्विंस जब ना हो सके तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, अब साथ ही वी विल प्लान इसमें ही शिमला कॉन्फ्रेंस में भी वी विल प्लान इसका मेन जो मरकज़ी है वो ये है। अब इसमें जो नंबर 1 था वो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, पहले सेंटर में बनाई जाएगी। अब मैं पढ़ रहा हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्यूचर विल बी मेड विद द विल ऑफ द पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिकल फोर्सेस, कि आइंदा आने वाला जो आइन होगा वो जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ताकत हैं, उन्हीं की वजह से बनाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्यूचर का यहाँ पर नाम आया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्यूचर। मुस्तकबिल का जो आइन होगा वो पॉलिटिकल फोर्सेस की बुनियाद पर ही उसको बनाया जाएगा। अब नंबर नेक्स्ट जो है वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसकी दोबारा आइन साजी की जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल पॉलिटिकल फोर्सेस विल बी सिलेक्टेड फॉर इट, और इसके लिए जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज और पर्सनालिटीज़ हैं उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। उस मेंबर्स में 6 जो मेंबर्स हैं वो हिंदूज़ की तरफ से और 6 जो मेंबर्स हैं वो मुस्लिम्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो अब फ्यूचर के बाद नंबर 2 जो है वो है वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और उसमें 6 जो है वो हिंदूज़ की तरफ से और 6 मुस्लिम मेंबर्स उसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। और जो शामिल किए जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव वो उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होंगे। अब नंबर 3 जो पॉइंट था, गवर्नर जनरल विल प्रिजाइड ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसका हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल, ठीक है ना। अब इसको प्रिजाइड कौन करेगा? ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो कौन होगा? गवर्नर। गवर्नर इसको प्रिजाइड करेगा। और all members of executive council will belong to the subcontinent except of the commander in chief। तमाम के तमाम लोग सब कॉन्टिनेंट से ही लिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कमांडर इन चीफ को निकाल के। समझ आ रही है बात? यानी कमांडर इन चीफ का ओहदा उन्होंने अपने पास रखने की कोशिश की और 6 मुस्लिम और 6 हिंदू रिप्रेजेंटेटिव को उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। अब आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द सेंटर, अब पहले जो है इसको सेंटर में बनाया जाएगा। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो पहले सेंटर में बनेगी, सेंटर के बाद फिर इसको प्रोविंसेस लेवल पर भी शुरू कर दिया जाएगा। तो विभिन्न प्लान में उन्होंने फिर एक दफ़ा मुसलमानों और हिंदुओं को यूनाइट होने का एक बहुत बड़ा मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर पॉलिटिकल फोर्सेस की बुनियाद पर बनाया जाए तो हम लोग इस पर एग्री हैं, लेकिन उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव
कौंसिल होगी जो पहले मरकज़ में कायम की जाएगी और बाद में इसको प्रोविंशियल लेवल में भी इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसका क़याम अमल में लाया जाएगा। तो वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड होगी, रिकॉन्स्टिट्यूशन इसमें होगी और उसमें 6 मुस्लिम और 6 हिंदू मेंबर्स शामिल किए जाएंगे, वो इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। और इसका जो प्रिजाइड करेगा यानी कि इसका जो हेड होगा वो गवर्नर होगा। क्या होगा? गवर्नर ऑफ द एरिया। और आखिरी जो है वो ये है कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पहले सेंटर में और सेंटर के बाद फिर इसको प्रोविंशियल लेवल में भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रैक्टिस कर सकें। अब इसमें जो होल्डिंग है वो क्या है वो मैं पढ़ता हूँ। The member of the various political parties were invited to participate in the conference 1945. ये कॉन्फ्रेंस 1945 को मुनक्कद की गई और इसमें दावत दी गई सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उनके लीडर्स को ताकि उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, और पीपल प्लान के बारे में अपनी राय दे सकें। पंडित नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद एंड बलदेव सिंह फ्रॉम कांग्रेस, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली खान सरदार, अब्दुल रब निश्तर मुस्लिम लीग की तरफ से गए और चीफ मेंबर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस रिप्रेजेंटेटिव एंड यहाँ पर जो यूनियनिस्ट पार्टी है उसको और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने अटेंड किया और ऑल जो डेलीगेट्स आए दे पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस एंड लॉफ्टली एक्सपेक्टेशंस ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज pleased for it was going to have the opportunity to form the government. उनको इस बात की खुशी थी कि ये वो मौका है जहाँ पर हमें अपनी गवर्नमेंट को बनाने का मौका मिल जाएगा। However, it had already declared that it will not accept any formula or partition of the subcontinent. हालांकि ये पहले भी डिस्कस किया गया था कि कोई भी फार्मूला जो है वो इसमें अमल दरामद नहीं होगा। When talk began in the Viceroy Defence Council, जब उनके डिफेंस काउंसिल में गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, the issue of the 5 Muslim representative और रोज़ कायद आज़म held the opinion of Muslim League. कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 5 मुसलमान नुमाइंदों के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, और इसमें will nominate all the 5 representatives. Congress wanted to get 1 Muslim seats to appoint Maulana Abdul Kalam Azad against it. एक सीट मुसलमानों के लिए कांग्रेस को चाहिए थी जिस पर वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को खड़ा करना चाहते थे, ठीक है। कायद आज़म stood firm on his stand because he wanted to get it acknowledged that the Muslim League is the only representative party of the Muslim. अब कांग्रेस का वहाँ पर मैनिफेस्टो क्या था? वो ये था कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और क्योंकि मुसलमान माइनॉरिटी में हैं सब कॉन्टिनेंट में, इसलिए हम लोग कोशां हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को मुसलमानों की तरफ से खड़ा कर रहे हैं। लेकिन कायद आज़म का जो मोटो था शिमला कॉन्फ्रेंस में वो ये था कि मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही सब कॉन्टिनेंट की मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है। अब दोनों के मौक़िफ़ अलग थे, इसलिए 6 सीटें में से 6 मेंबर्स के लिए कोशिश की गई, लेकिन कायद आज़म ने कहा कि 5 मेंबर्स हमारे अपॉइंट होंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना लें, ठीक है। आप ऑनली रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ द मुस्लिम द वाइसराय ट्राई टू कन्विंस कायद आज़म टू नॉमिनेट मलक खिज़र हयात। आप जो वहाँ पर वाइसराय थे उनकी कोशिश ये थी कि कायद आज़म को इस बात पे कन्विंस किया जाए कि जो मलक खिज़र हयात हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, ठीक है, जो यूनियनिस्ट पार्टी के उस वक्त हेड भी थे, उनको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ प्लेस किया जाए, ठीक है। बट कायद आज़म वॉज नॉट कन्विंस, लेकिन कायद आज़म इस पर मुतफिक ना हुए। ही वांटेड टू गेट, ठीक है, इट एक्सेप्ट बाय द गवर्नमेंट एंड कांग्रेस ओनली द मुस्लिम लीग हैड द राइट टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम, ठीक है। कायद आज़म का मोटो ये था कि कांग्रेस क्योंकि हिंदू पार्टी है और मुसलमानों की जो सियासी जमात है, मुसलमान रिप्रेजेंटेटिव जो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, ठीक है। इसलिए ऑल द 3 पार्टीज कुड नॉट एग्री। शिमला कॉन्फ्रेंस एंडेड अप इन द फेलियर, इसलिए शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी वो भी ख़त्म हो गई। कायद आज़म डिक्लेयर द पीपल प्लान प्रेजेंटेड इन शिमला कॉन्फ्रेंस। इन फैक्ट इट वाज कलेक्टिव अटेम्प्ट मेड बाय द वाइसराय
एंड कांग्रेस टू, ठीक है, इंटरैप द मुस्लिम लीग। ये कांग्रेस और अंग्रेज़ों की तरफ से एक जॉइंट एफर्ट की गई थी ताकि मुस्लिम लीग को ट्रैप किया जाए, जो कि ऐसा ना हो सका। हैड द मुस्लिम लीग एक्सेप्ट द प्लान इट वुड नेवर हैव सक्सीडेड इन अचीविंग पाकिस्तान। अगर मुसलमान इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेते तो पाकिस्तान कभी भी ना बन पाता, ठीक है। ये बात साबित हो गई। कायद-ए-आज़म व्यू पॉइंट टू बी करेक्ट बिकॉज द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन टू बी हेल्ड इन द कमिंग 1945-46 में जो इलेक्शन हेल्ड हुए, उस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि कायद-ए-आज़म का जो एक इनिशिएटिव था, कायद-ए-आज़म के जो व्यू पॉइंट थे कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, क्योंकि 1945-46 के इलेक्शन में, ठीक है, तकरीबन 500 राउंड अबाउट मोर देन 490 सीट्स जो थी, 495-96 सीट थी, जिसमें 446 सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग ने जीत ली सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिला के। तो इसका मतलब ये है कि कायद-ए-आज़म का जो व्यू पॉइंट था इन द शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उन्होंने जो एक मोटो दिया वो और अपना जो एक ओपिनियन डिक्लेयर किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में, वो बिल्कुल सच साबित हुआ। तो बेटा आज टुडे वी डिस्कस अबाउट दी शिमला कॉन्फ्रेंस और पीपल प्लान के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित होगी कि ये एक जॉइंट एफर्ट था कांग्रेस और अंग्रेज़ों की तरफ से ताकि मुस्लिम लीग को कन्विंस कर सकें, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ना हो सका। तो इस टॉपिक में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह जब लाइव क्लासेस होंगी तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।